एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका एंड यूज क्या हो रहा है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करना। तो अगर एंड यूज क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो इट refers to categorization of goods and services on the basis of their ultimate use or the purpose for which they are used in the end। तो एंड यूज कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को आखिरी में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं एंड यूज क्लासिफिकेशन की बात करूं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स, सेकंड इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैन बी फर्दर सब कैटेगराइज्ड इनटू टू, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। Let's go ahead and see their classification in detail. First is intermediate goods। intermediate goods क्या होते हैं? Those goods which are used either for resale or for further production in the same year। तो ऐसे सारे गुड्स जिनको या तो रीसेल के लिए खरीदा जाता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा जाता है एक ही साल के अंदर, उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो अगर कोई शॉप ओनर है, वो कोई सामान खरीद रहा है बेचने के लिए तो इंटरमीडिएट गुड है, या फिर अगर कोई ओनर है, फर्म ओनर है, वो किसी गुड्स को इसलिए खरीद रहा है ताकि वो उसको फर्दर प्रोसेस करके और फिर बेच सके, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे रीसेल की अगर मैं बात करूं, गुड्स परचेज फॉर रीसेल इन द सेम ईयर लाइक मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप, राइट। तो इसको इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई शॉप ओनर जो है वो मिल्क इसलिए खरीद रहा है ताकि वो उसको बेच सके, तो दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड। फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या होगा? गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। अगर कोई शॉप ओनर है और वो मिल्क खरीद रहा है इसलिए ताकि वो उसको उससे मिठाइयां बना सके और उसको बेच सके, तो ये भी एक तरीके से जो है फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इसको भी इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा। इफ दे रिमेन अनसोल्ड देन दे आर ट्रीटेड एज द फाइनल गुड्स। अगर साल खत्म होने तक ये चीजें बिक नहीं पाती हैं तो उनको फाइनल गुड्स कहा जाएगा। यानी अगर कोई शॉप ओनर ने कोई चीजें रीसेल करने के लिए खरीदी थी लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंड में वो उसको बेच नहीं पाया, तो उस चीज को जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मान लिया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे गए थे लेकिन उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो पाया, देन ऑल्सो दे विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, राइट। आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे सारे गुड्स जिनको या तो कंजम्पशन के लिए लिया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाता है, इनको फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब कंजम्पशन कौन करता है? जो कंज्यूमर होता है, यानी जो एंड यूजर होता है। तो अगर एंड यूजर किसी भी गुड्स को खरीदता है तो उसको कंजम्पशन गुड कहा जाएगा। ठीक है। Consumption goods are purchased by consumer households like milk purchased by household। तो अगर कंज्यूमर कोई चीज खरीद रहा है तो उसको कंजम्पशन गुड कहेंगे। जैसे अगर कोई दूध खरीद रहा है अपने घर के लिए तो वो किस लिए खरीद रहा है? वो इसलिए थोड़ी खरीद रहा है कि वो जो है उसको रीसेल करेगा या उससे मिठाई बना के बेचेगा, तो नहीं, उसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। तो इस टाइप के गुड्स जो कंज्यूमर खरीदता है उसको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। इन्वेस्टमेंट गुड्स, गुड्स परचेज्ड बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म। ऐसे कोई भी गुड्स जो फर्म खरीदती है ताकि कैपिटल फॉर्म कर सके, यानी कि उसको फर्दर यूज करे प्रोडक्शन प्रोसेस में और उसकी मदद से प्रॉफिट अर्न करे, तो इसको इन्वेस्टमेंट गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए किए गए हैं ये भी फाइनल गुड्स हैं, कंजम्पशन के लिए जो खरीदे गए हैं वो भी फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है इनकी, या फिर इनको विद इन सेम ईयर रीसेल कर दिया जाता है, ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इफ द गुड्स आर ट्रांसफर एट द हैंड्स ऑफ द प्रोड्यूसर दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर एक प्रोड्यूसर से चीज दूसरे प्रोड्यूसर के पास जा रही है तो हमेशा मान के चलिएगा कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लाइक टी लीव्स यूज बाय रेस्टोरेंट ओनर टू सर्व टी टू द कस्टमर। टी प्रोड्यूसर जो है अगर उससे टी रेस्टोरेंट ओनर खरीद रहा है
तो वो इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि वो रेस्टोरेंट ओनर क्या करेगा, उस टी लीव से यानी चाय पत्ती से चाय बनाएगा और वो अपने कस्टमर्स को बेचेगा, इसलिए इंटरमीडिएट गुड है। फाइनल गुड्स की अगर बात करूं, इफ द गुड्स आर ट्रांसफर एट द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर हाउस होल्ड, देन दे आर फाइनल गुड्स। अगर कोई भी चीज कंज्यूमर तक पहुंच गई, एंड यूजर तक पहुंच गई, हाउस होल्ड तक पहुंच गई, तो मान के चलिए वो फाइनल गुड्स। इसका एग्जाम्पल है प्रिपरेशन ऑफ टी with the tea leaves in the kitchen। यदि अपने घर के अंदर कोई चाय बना रहा है, that will be tea will be considered as final goods। डिफरेंस देख लेते हैं। नेचर की अगर बात करूं तो फाइनल गुड्स आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेचर की बात करें, I'm sorry, national income की बात करें तो final goods are included in the national income, whereas intermediate goods are not included in the national income until and unless उस ईयर के अंदर वो यूज नहीं किए जाए। अगर यूज नहीं हो पाए तो वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। सेल की बात करें तो फाइनल गुड्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, दे आर बेसिकली फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, whereas intermediate goods are either for resale or for further production। प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करूं, फाइनल गुड्स रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी जो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गए उसको फाइनल गुड्स कहा जाएगा, वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब अगर प्रोडक्शन बाउंड्री की मैं बात करूं तो जरा गौर से देखिए एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्म ए है यहाँ पर, ठीक है, ये फर्म ए है, ये फर्म बी है और ये फर्म सी है। अगर ए ने कोई चीज प्रोड्यूस करके बी को बेच दी, बी ने प्रोड्यूस करके सी को बेच दी, तो ये विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री है, यानी प्रोड्यूसर्स के बीच में ही इसको ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, तो इसको जो है इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। लेकिन यदि सी ने कोई चीज प्रोड्यूस करके और डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा दिया उसको, यानी कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गई, तो ऐसी कोई भी चीज जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल जाती है उसको फाइनल गुड कहा जाता है। अब फाइनल गुड्स फर्दर दो तरीके के होते हैं। फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं या कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, हमने पढ़ा था अभी। कंजम्पशन गुड्स की बात करूं तो दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स, ऐसे सारे गुड्स जो कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। These goods can either be consumed immediately like chocolate and chips। chocolate chips जो है ये immediately consume किए जाते हैं, consumed over a longer period of time, या फिर ये ऐसे goods भी हो सकते हैं जिनको लंबे समय तक consume किया जाता है, जैसे टीवी हो गया, कार हो गई, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो है इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो लंबे समय तक चलती है। नॉन ड्यूरेबल यानी ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक नहीं चलते। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी एक ही बार में इनको कंज्यूम कर लिया जाता है, इनको सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। जैसे हो गई आपकी सॉफ्ट ड्रिंक हो गई या आइसक्रीम हो गई, एक बार खाया बात खत्म, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सच गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट को आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो, अगर आपके पास पेस्ट है ट्यूब में तो आप उसको कई दिनों तक यूज कर सकते हो, इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो ये हो गया सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, से फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, कार है, सालों साल तक लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। लास्ट जो आइटम आता है कंज्यूमर गुड्स में, इसको सर्विसेज कहते हैं। दीज आर इंटेंजिबल थिंग्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ऐसी सारी इंटेंजिबल चीजें जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, होटल्स हैं, ये सारी चीजें हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है और ये इंटेंजिबल है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ऐसी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, ठीक है। कोई मशीन हो सकती है, ऐसी मशीन जिसको हम बार बार यूज करते हैं जिससे दूसरी चीजें बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स। दे आर नॉट नेचुरल एंड आर मैन मेड। तो कैपिटल गुड्स कभी भी नेचुरल नहीं होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। दे रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट्स ओवर अ टाइम।
कहा गया है कैपिटल गुड्स को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है समय के साथ साथ। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर एंड यूज की बात करूं, तो कंजम्पशन गुड मोस्टली आर यूज्ड वंस, इनको एक ही बार यूज किया जाता है, या ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली फॉर सिंगल टाइम यूज। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर सेवरल टाइम्स। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करूं, तो दे डू नॉट, कंजम्पशन गुड्स डोंट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, वेर एज कैपिटल गुड्स प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की बात करूं, तो कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कैपिटल गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। दे आर इनटू प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, एंड देन वो जो चीज बन के आएगी वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती होगी। तो ये डिफरेंस है कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स के अंदर, राइट। एक और डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, जो भी गुड्स का एंड यूज है उसके हिसाब से वो फाइनल गुड्स होते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स फर्दर दो तरीके के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कार की अगर मैं बात करूं, इफ इट इज यूज्ड बाय कंज्यूमर देन इट इज कंज्यूमर गुड, ठीक है, ड्यूरेबल है, ठीक है। कैपिटल गुड्स की बात करूं, कार इफ परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर और अ टैक्सी। अब ये जो टैक्सी ड्राइवर है, इसने उसको इसलिए नहीं खरीदा है कि वो उसको रीसेल करना चाहता है, या फिर इसलिए नहीं खरीदा उसने कि वो उस टैक्सी को कन्वर्ट करके और कोई दूसरी चीज बनाएगा और वो बेचेगा। तो ये खुद ही यूज कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, उससे प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए इसको कैपिटल गुड कहा जाएगा। वेर एज अगर मैं इंटरमीडिएट गुड की बात करूं, इफ परचेज्ड बाय द कार डीलर फॉर रीसेल, अगर इसी कार को अगर कोई कार डीलर खरीद रहा है जो इसको फर्दर बेचने वाला है, तो इसी कार को इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा। अगर एरोप्लेन्स की बात करूं, हेलीकॉप्टर की बात करूं, इफ परचेज बाय सी ट्रांसपोर्ट कंपनीज, कंजम्पशन गुड। इफ परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, कैपिटल गुड्स, और ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगे। पेपर, पेंसिल, व्हीट, ठीक है, अगर ये चीजें खरीदता है अगर कोई भी कंज्यूमर, तो ये कंजम्पशन गुड है। इफ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, यदि कोई ट्रेडर है जो इन चीजों को बेचता है और साल के आखिरी तक वो इस चीज को नहीं बेच पाया, तो ये कैपिटल गुड कहलाएगी। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड, अगर पेपर, पेंसिल, व्हीट आर परचेज बाय प्रोड्यूसिंग पर्पस फॉर रीसेल, अगर इससे कुछ और बनाया जा रहा है तो इसको इंटरमीडिएट गुड कह दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर, अगर कंज्यूमर खुद यूज कर रहा है अपने घर में, क्या कंजम्पशन गुड है। शॉपकीपर अगर यूज कर रहा है फॉर सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, फॉर कन्फेक्शनरी चॉकलेट्स, तो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। इफ परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, अगर गवर्नमेंट ने मिलिट्री के लिए खरीदा है उसको, तो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज। हमने पढ़ा कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया। अब जीडीपी जो है फर्दर दो तरीके की हो सकती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अभी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है हम एक एक करके समझते हैं। Nominal GDP. It is the monetary value of all goods and services produced in an economy during a financial year estimated using current market prices. ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उसको अगर करंट मार्केट प्राइस के आधार पर निकाला जाए तो इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस पे यानी आज की तारीख में जो बाजार भाव चल रहा है अगर उसके हिसाब से इनकी वैल्यू निकाली जाए तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। रियल जीडीपी क्या होता है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। यानी कोई भी एक बेस ईयर हमने बना लिया, से फॉर एग्जांपल 2024 चल रहा है, हमने 2020 को अपना बेस बना लिया और उस प्राइस के आधार पे अगर हम देखें कि इस साल में हमने कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं तो इसको कहते हैं रियल जीडीपी। अगर आज के भाव के हिसाब से देखेंगे नॉमिनल जीडीपी, किसी एक बेस ईयर को हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके भाव ले लिए, उसके प्राइसेस ले लिए, उससे जो मेजर करेंगे तो रियल जीडीपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2024 है और ये 2020 है, राइट। व्हीट की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे गेहूं की।
इस साल में हमारे यहाँ 500 यूनिट्स जो है वो गेहूं पैदा हुआ। अभी जो बाजार भाव चल रहा है वो से 20 रुपीज पर यूनिट का है। तो इस हिसाब से जो नॉमिनल जीडीपी हुई, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू करंट ईयर्स प्राइस। तो ये आ गया 10,000। अगर मैं बेस ईयर की बात करूं कि से 2020 में ये जो पर यूनिट कॉस्ट थी ये 10 रुपए की थी, ठीक है। तो अगर मैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा जो बेस ईयर का प्राइस है उससे। तो 500 इंटू 10 रियल जीडीपी आ गई 5,000। सिमिलरली मैं कपड़े की अगर बात करूं तो 300 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है। अगर करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो आएगी वो होगी नॉमिनल जीडीपी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बेस ईयर के प्राइस से तो जो जीडीपी आएगी इसको कहते हैं रियल जीडीपी। सिमिलरली शुगर की बात कर ली हमने। अच्छा, इन सब का अगर मैं समेशन करूं, समेशन का मतलब होता है जितने भी अलग अलग कमोडिटीज हैं। भाई जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश में जितनी भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो उस देश में वीट भी प्रोड्यूस हुआ होगा, क्लोथ भी, शुगर भी एंड सो ऑन। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर लूं तो इसी को जीडीपी कहा जाता है। सारी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की अगर मैं बात करूं तो ये आ गई आपकी नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी की बात करूं तो इन सब के जो इंडिविजुअल थे उनको अगर मैं सम कर लूं तो ये आ जाएगी आपकी रियल जीडीपी। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है रियल जीडीपी और नॉमिनल। डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब ये जो रियल जीडीपी है इसी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है। और ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहा जाता है। डेफिनेशन वो की वही है। GDP at constant price is the monetary value of all goods and services produced in an economy during a financial year estimated using base year price। तो अगर बेस ईयर प्राइस को ध्यान में रख के कैलकुलेट करोगे आप किसी भी एक साल में किसी भी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तो उसको रियल जीडीपी कहेंगे। अगर यही काम आप करंट ईयर के प्राइस को एस्टिमेट करके करोगे तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहेंगे या जीडीपी एट करंट प्राइस कहेंगे। This GDP changes only when there is change in output of the economy. So it is a reliable measure of economic growth. तो रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो है किसी भी देश की जीडीपी निकालने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इस जीडीपी में चेंज तभी आ सकता है जबकि आउटपुट में चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीट की बात की थी पिछली स्लाइड में। 500 यूनिट्स वीट प्रोड्यूस की, उसका बेस प्राइस 10 था, तो आपकी जो है रियल जीडीपी आ गई 5,000। अब अगर इस जीडीपी में चेंज आ सकता है तो सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से आ सकता है, इसकी वजह से नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं 600 इंटू 10 करूंगा तभी 6,000 होगा, राइट? क्योंकि ये चीज तो चेंज हो ही नहीं सकती, ये तो कांस्टेंट है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। लेकिन जीडीपी एट करंट प्राइस में क्या है? इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन बोथ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। याद कीजिए वीट का प्रोडक्शन 500 यूनिट्स हुआ था, करंट प्राइस था 20, तो ये हो गया आपका जीडीपी 10,000। अब सोचिए कि नेक्स्ट ईयर आपका आउटपुट तो 500 यूनिट ही रहा, लेकिन करंट प्राइस आपका बढ़ के हो गया 30, तो ये आपकी जीडीपी चेंज हो गई 15,000 हो गई। जबकि आपका एक्चुअली आउटपुट तो चेंज ही नहीं हुआ है। जीडीपी तो हम एक्चुअली इसीलिए निकालते हैं ना कि हमारा आउटपुट कितना बढ़ा, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को कोई अच्छा मेजर नहीं मानते हैं। रियल जीडीपी ही वो सही तरीका है जिससे जीडीपी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी को ही जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। अब इसको हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, राइट? तो जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपको निकालना है तो हम इसी एग्जाम्पल पे लौट के आते हैं। हमने नॉमिनल जीडीपी निकाली थी 14,000, रियल जीडीपी निकाली थी 7,000, राइट? तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100 ये आप करोगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा 200%। ठीक है, अब ये जीडीपी डिफ्लेटर करता क्या है? इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज लेवल कैसा है, यानी सारी चीजों के भाव जोड़ दो आप,
तो एवरेज लेवल पे उसमें क्या चेंज आया है, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ये कुछ इसको छोड़ दीजिए, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपके काम की चीज है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट, calculated by dividing the price of the basket of goods and services in a given year by the price of same basket in the base year multiplied by 100। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ बेस ईयर इनटू 100। अब ये मार्केट बास्केट क्या है, ये कुछ बंच ऑफ गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं। सारे गुड्स और सर्विसेज को यहाँ नहीं लिया जाता, कुछ को ले लिया जाता है और ये सारे गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। से हमारे देश में 1000 तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। अब उसमें से कोई 50 चीजें हमने ले ली जो रिप्रेजेंट कर रही हैं उस पूरे को, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा मार्केट बास्केट। तो मार्केट बास्केट का करंट ईयर के भाव से जो भी कॉस्ट आ रही है उसको डिवाइड करो उस मार्केट बास्केट के प्राइस से जो बेस ईयर के आधार पे आता है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। Consumer price index, the goods purchased by consumer do not represent all the goods which are produced in a country। अब 50 गुड्स की अगर मैं बात करूं जो कंज्यूमर यूज करते हैं तो ये पूरे देश के लिए नहीं होता। वेरएस जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हर एक चीज का कॉस्ट को लिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस काम आता है, इस ये पता लगाता है कि एवरेज कितना प्राइसेस में चेंज आया है, राइट। CPI includes consumer price index include prices of goods consumed by the representative consumers. Hence it include prices of imported goods also। अब यहाँ पर जो 50 गुड्स हमने लिए थे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, उसमें कई सारे गुड्स ऐसे भी हैं जो कि इंपोर्ट करके मंगवाए गए हमारे देश में, क्योंकि कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है तो उनको गिनना पड़ेगा सीपीआई में। वेयर एज जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं गुड्स की वैल्यू को काउंट किया जाता है जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुए होते हैं। तो ये था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर के बीच में डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एडिशन टू रियल कैपिटल स्टॉक विच रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। आपका जो भी कैपिटल स्टॉक है जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन करते हैं, उसमें अगर कोई भी एडिशन हुआ है किसी ईयर के अंदर तो उसी को इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयज क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, राइट। तो आपने अगर इस साल के अंदर कोई भी नए कैपिटल एसेट्स बनाए हैं तो उसी को रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी देश में 1 लाख मशीनें थी, पिछले साल बढ़ के वो 1,10,000 हो गई, ठीक है। तो 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 हो गई, यानी 10,000 ऐसी नई मशीनें आई हैं जिसकी मदद से प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो 10,000 है यही आपका कैपिटल फॉर्मेशन है, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेकेंड हैंड असेट्स। इसके अंदर अगर आपने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, आपने शेयर्स डिबेंचर्स में पैसा लगाया, सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं गिना जाता। साथ ही कोई सेकेंड हैंड एसेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन थी, उसको एक व्यक्ति ने बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया, तो दैट इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर मैं फिक्स्ड एसेट के सेंस में बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे देश में पहले 1 करोड़ मकान थे, अब वो बढ़ के 1,05,00,000 हो गए। तो ये जो 5 लाख है दैट विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी एक व्यक्ति ने अपना मकान किसी और को बेच दिया, तो वो जो दूसरे ने खरीदा उसको कैपिटल फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। तो जो न्यू कंस्ट्रक्शन है या जो नई मशीनें खरीदी जा रही है, यहाँ पे सिर्फ उसी की बात होगी, ठीक है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या नेट इन्वेस्टमेंट, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। The total capital formation in a given period in an economy is known as gross investment। किसी भी इकोनॉमी में एक साल के अंदर जितनी भी वैल्यू का कैपिटल फॉर्मेशन किया गया उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इट इंक्लूड्स बोथ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस स्टॉक इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी चीजें जो या तो फिक्स्ड हैं, ठीक है, उसमें कोई कैपिटल फॉर्मेशन किया गया, या फिर जो करंट असेट्स है आपकी जो स्टॉक है इसमें अगर कोई एडिशन किया गया, तो इन दोनों को जोड़ के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इट ऑलवेज इंक्लूड
डेप्रिसिएशन, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है इस कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। यदि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो इसको नेट इन्वेस्टमेंट या नेट कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री, राइट। तो ये दोनों को मिला के कहा जाता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो इसको नेट कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? इट इज द नेट लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। एक तो नॉर्मल वेयर एंड टियर हो गया, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है उसमें जो लॉस हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो नॉर्मल वेयर एंड टियर हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन के दो कारण है, एक है वेयर एंड टियर, एक है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। वेयर एंड टियर का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्टिकुलर एसेट इज परचेज्ड, there are normally some wear and tear and accidental damage which cannot be made good by the current repair and maintenance। देखिए, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसको रेगुलरली यूज करने से उसमें कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जिनको कि आप रिपेयरिंग या सर्विसिंग या मेंटेनेंस करके ठीक नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे आपने एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को आप रेगुलरली यूज करते हो, आप कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, ठुक गई होगी, थोड़ा बहुत लग गया होगा, या फिर धूप की वजह से, पानी की वजह से उसका कलर उड़ गया है। तो ये सारी चीजें जो वियर एंड टियर यानी रेगुलर यूज से उसकी वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिसिएशन का कारण है। एक कारण और भी होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी इसका क्या मतलब होता है? चीज जो है वो आउटडेटेड हो जाए, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी निकल जाए, ठीक है। यानी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। सो इट रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। किसी भी फिक्स्ड एसेट की यदि वैल्यू कम हो रही है चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, और चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल, तो इसको भी डेप्रिसिएशन का कारण माना जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने 2G फोन खरीदा था आज से 3 साल पहले, और वो आज भी उसके पास ब्रांड न्यू पैक्ड रखा है। अभी वो अगर उसको खुलेगा तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आज की तारीख में जो सिम कार्ड आते हैं वो या तो 4G आते हैं या 5G आते हैं, जो उसमें लग ही नहीं सकते। तो बावजूद इसके कि उसमें कोई वियर एंड टियर नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली डिमांड चेंज हो रही है, कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो इससे भी वैल्यूज कम हो सकती हैं। तो ये सब डेप्रिसिएशन के कारण। कैपिटल लॉस क्या होता है? Loss in the value of asset due to natural calamities like flood, earthquake, fire, unforeseen factor like war or theft. Capital loss are not the part of depreciation, and provision for such losses cannot be go through insurance, can go through insurance। अब ये जो कैपिटल लॉस है और डेप्रिसिएशन है, इसमें अंतर क्या होता है? डेप्रिसिएशन में ग्रेजुअली आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, लेकिन कैपिटल लॉस जो होता है उसमें सीधे आपकी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है। किसी भी कारण से हो सकती है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, या लड़ाई हो गई, चोरी हो गई, तो इससे क्या हुआ? आपकी चीज की वैल्यू एकदम जीरो हो गई। अब ये जो कैपिटल लॉस होते हैं इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता, लेकिन इसके लिए इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, ठीक है। A difference between depreciation and capital loss. Depreciation is loss in the value of asset due to normal wear and tear. नॉर्मल वेयर एंड टेयर यानी यूज करने की वजह से अगर एसेट की वैल्यू कम होती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस इज यूज्ड फॉर सेवरल टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी चीज को जो है वो किसी कारण से उसकी वैल्यू एकदम नील हो जाए तो वो कैपिटल लॉस कहलाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट। ऐसा माना जाता है डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट की जो
एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है उस पे उसकी वैल्यू है। कैपिटल लॉस प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल लॉस की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट किया जाता है। जनरल प्रोविजन इज मेड फॉर दिस एक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसके लिए प्रोविजन बनाया जा सकता है। प्रोविजन इज डन बाय गेटिंग इंश्योरेंस डन, तो कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन जो बनता है वो इंश्योरेंस के थ्रू बनाया जा सकता है। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। In this video, we are going to find out what is the difference between transfer payment and factor payment. Also, we are going to discuss about what is citizenship and what is residency. So, let's start the video. Transfer payments, right? So, transfer payments होता क्या है और इनको national income में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? Transfer payments, right? Transfer payments, payments for which no productive services are concurrently provided in exchange, right? तो ऐसे पेमेंट्स जिनके बदले में कोई उसके बराबरी की सर्विसेज नहीं दी गई हो, ठीक है, उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। अब ये ट्रांसफर पेमेंट भी हो सकता है, देने वाले की नजर से आप देखो तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, अगर लेने वाले की नजर से देखो तो ये ट्रांसफर इनकम है। यानी अगर कोई व्यक्ति फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहा है, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज ट्रांसफर इनकम फॉर हिम। देने वाले की नजर से आप देखो तो अगर उसको कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी वो पैसे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। अच्छा, इनको जो है नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। दीज आर मेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप, जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा, गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स से पैसे ले रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो ये पैसा है, ये बेसिकली वो उसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज उस टैक्स पेयर को पर्टिकुलरली नहीं दे रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नीडी है, कोई जरूरतमंद है, उसको आपने कुछ पैसे दे दिए, सपोज सड़क पे कोई भिखारी मिल गया है या कोई जरूरतमंद था, तो उसको आपने कुछ पैसे दे दिए, तो बदले में इन लोगों ने आपको कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी है, तो इस टाइप के पेमेंट्स को ट्रांसफर पेमेंट कहा जाएगा, ठीक है। A teacher's wage is a factor payment and would be included in GDP. एक टीचर अगर कहीं पर पढ़ा रहा है और बदले में उसको पैसे मिलते हैं, तो दिस इज फैक्टर पेमेंट, क्योंकि इसके बदले में वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, राइट। उसके बदले में पैसे मिलते हैं तो वो फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। वेलफेयर पेमेंट टू पुअर इज पेमेंट नॉट इन रिटर्न फॉर अ सर्विस बट इज अ ट्रांसफर पेमेंट एंड वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी। अगर कोई पुअर है, उसको कोई वेलफेयर पेमेंट कर दिया गया, यानी उसके भले के लिए कुछ पैसे उसको दे दिए गए, तो ये जो है इसमें कोई उसने सर्विस नहीं दी है, ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है पेमेंट का यहाँ पर। इस टाइप का अगर कोई भी पेमेंट होता है तो उसको जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, राइट। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब ये जो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट चीज है, दिस इज बायलैटरल बेसिकली, यानी इसके दो पहलू हैं, ठीक है। एक पहलू क्या है कि एक पर्सन जो है वो सर्विस दे रहा है और दूसरा पर्सन सर्विस ले रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से काम हो रहा है, ठीक है। तो जो सर्विस दे रहा है उसको बदले में पेमेंट मिलेगा। ट्रांसफर इनकम को यूनिलेटरल पेमेंट भी कहा जाता है, एक तरफा। क्यों? क्योंकि इसमें सामने वाला सर्विस कुछ भी नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी उसको पैसे मिल रहे हैं, राइट। सो पेमेंट रिसीव्ड और पेड इन रिटर्न फॉर फैक्टर सर्विसेज इज नोन एज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। Similarly, payment received or paid without any goods and services in return is known as transfer payment. यानी कि बंदा कुछ भी गुड्स या सर्विसेज नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी उसको पैसे मिल रहे हैं, ट्रांसफर इनकम हो जाएगी। This factor income is included in national income whereas transfer income is not included in the national income. फैक्टर इनकम के कुछ एग्जांपल है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वेजेस। तो फैक्टर सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो चार तरीके की होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ट्रांसफर इनकम, तो ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ओल्ड एज पेंशन यानी ऐसे लोग जो खुद सरवाइव नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनको ओल्ड एज में अपनी तरफ से पेंशन देती है, तो ट्रांसफर इनकम है। सिमिलरली अगर किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो वो उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि बदले में वो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहा है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उन लोगों को मिलता है जिनके पास कोई नौकरी न हो, तो ये जो पैसा मिल रहा है उनको सरकार की तरफ से, ये ट्रांसफर इनकम कहलाता है।
नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इंक्लूड्स। अब गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो किस किस फॉर्म में दे सकती है? गवर्नमेंट एड हो सकती है, यानी गवर्नमेंट मदद करती है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, किसानों की फसल खराब हो गई, तो उन लोगों को सरकार अगर कुछ पैसे देती है, दैट इज गवर्नमेंट एड। नेक्स्ट है ओल्ड एज पेंशन। बुजुर्ग लोग जो काम नहीं कर सकते और उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, सरकार उन लोगों को ओल्ड एज पेंशन देती है। मेडिकल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहां गवर्नमेंट फ्री में उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट है फ्री स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, उनकी फीस भरती है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट, राइट। तो ओल्ड एज पेंशन जो है बेसिकली आपका ट्रांसफर पेमेंट होता है, वेयर एज रिटायरमेंट पेंशन को अगर आप बात करें, जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, तो ये एक फैक्टर पेमेंट होता है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने जिंदगी भर सर्विस दी है, अपना काम किया है, उसके बदले में उसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये जो ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है कि इनने कोई काम किया था। तो ये था डिफरेंस फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट के बीच में। आगे अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी का। ठीक है।